सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। इग्नू का सेकेंड ईयर का कोड है BHDL 138 और इसके जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस चैप्टर्स को कवर कर लिया। इट मीन्स यानी कि 9th चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 10th चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं इसके प्रीवियस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस चैप्टर जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके डायरेक्ट वीडियो को विजिट कर सकते हैं और अपने प्रीवियस चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं। तो आज हम बात कर ले चैप्टर नंबर 10 के बारे में। हमारा चैप्टर नंबर 10 है हमारा यात्रा वृत्तांत, तिब्बत लहासा से उत्तर की ओर। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है, हम बात कर लेते हैं यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या होता है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि जब लेखक किसी स्थान की यात्रा करता है और वहां से या फिर उस स्थान से यात्रा करते करते जो भी उसके आंखों में उसने जो यादें संजो कर रखा है उसके बारे में जब लिखकर अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति पर स्पष्ट रखता है या फिर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करता है, उसे ही यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए, यात्रा वृत्तांत का सरल शब्द के अंतर परिभाषा देखा जाए तो इस यात्रा वृत्तांत से हमारा तात्पर्य यह है कि जब लेखक के द्वारा की गई किसी स्थान की यात्रा और उसके बारे में किया गया लेखक के द्वारा जिक्र कि उसने किस तरह इस स्थान पर यात्रा किया और वहां की वेशभूषा क्या थी, वहां का पहनाव, वहां का रहन सहन क्या था, उसे ही हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10.0 उद्देश्य। उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है भाई यात्रा वृत्तांत का, यानी कि जब लेखक के द्वारा की गई स्थान की यात्रा उसके बारे में व्यक्ति तथा व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के रूप में लोगों को बातें पहुंचाना या फिर उसके बारे में बताना कि उस स्थान की यात्रा उसके लिए कैसा रहा, उसके यादें किस प्रकार सजोकर उसने रखा। तो इसके बारे में प्रमुख जानकारियों का व्यवस्था है यात्रा वृत्तांत के रूप में हमें पता चल पाता है। ठीक इसी प्रकार से जिस तरीके से तिब्बत लहासा से उत्तर की ओर एक यात्रा वृत्तांत के रूप में लेखक इस पूरे पाठ्यक्रम में इस पूरे पाठ में लिखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने अगले पॉइंट्स के बारे में। तो हमारा अगला पॉइंट्स है 10.1। 10.1 यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात करिए तो प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे यात्रा साहित्य व्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण ज्ञान है जिसके अंतर्गत यहाँ पर हम अपने ज्ञान को विकसित करना और हम अपने भावनाओं को लिखकर प्रस्तुत करना यात्रा वृत्तांत का एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है। यात्रा वृत्तांत जो कि एक मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन होता है। यात्रा वृत्तांत की बात कर ली जाए तो दरअसल ये हमारा एक सांसारिक व्यवस्थाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान का काल्पनिक रूप में जो हमारे द्वारा सोचा गया है उस काल्पनिक तौर तरीके का जो एक हमने उसे हकीकत और असलियत में जी चुके जिंदगी को उजागर करने का, जिसमें हमारा धर्म शामिल होता है, हमारा इतिहास शामिल होता है, हमारा मनोरंजन शामिल होता है, हमारी व्यवस्थाएं शामिल होती है, उसके बारे में जिक्र कर कर दूसरे व्यक्तियों को उसके बारे में बताना यात्रा वृत्तांत का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यात्रा वृत्तांत में मनुष्य मनुष्य अपने अनुभवों को भी, अपनी व्यवस्थाओं को भी महत्वपूर्ण रूप से स्थापित करता है। यात्रा वृत्तांत की बात कर लीजिए तो कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक और इसके अलावा आत्मकथा, जीवनी, डायरी, संस्मरण, रिपोर्टाज जैसे अनेकों व्यवस्थाओं का जो स्वरूप है यात्रा वृत्तांत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारा आ जाता है अगला टॉपिक 10.2 प्रमुख यात्रा वृत्तांत। प्रमुख यात्रा वृत्तांत की बात की जाए तो भारतेंदु कालीन व्यवस्थाओं में यात्रा वृत्तांत का जो मुख्य उल्लेख देखा जाता है भारतेंदु व्यवस्थाओं के रूप में। ठीक है, जिसके साथ हम ये देखते हैं कि देवी प्रसाद खत्री, रामेश्वर यात्रा, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा। ठीक है, तो इन यात्राओं के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बद्री काश्य यात्रा। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रसिद्ध यात्रा, स्वामी सत्यदेव व्यवस्था यात्रा, कैलाश यात्रा। ठीक है, तो अलग अलग लेखकों के द्वारा अपनी अपनी यात्राएं लिखी है। मेरी जर्मन यात्रा,
ठीक है? तो यानी कि देखो ऐसा नहीं है कि भाई यात्रा वृत्तांत का मतलब अपने देश में रहकर किसी स्थान की यात्रा कर रहे हो तो बस वही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रा वृत्तांत का तात्पर्य ही होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उसके बारे में, उसकी यात्रा के बारे में अनुभव ज्ञान करते हैं और वहाँ के बारे में लिखने लगते हैं, तो वो हमारा यात्रा वृत्तांत कहलाता है। क्लियर हो गया? तो यात्रा वृत्तांत में हमारी सांस्कृतिक, हमारी व्यवस्था, हमारी वेशभूषा, हमारा धर्म, हमारी जाति-पात, इन सभी व्यवस्थाओं का लेखक के द्वारा ज़िक्र किया जाता है, वो हमारा यात्रा वृत्तांत कहलाता है। देश और विदेश की अलग गौरव व्यवस्थाओं का उजागर करना एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत का पहलू माना जाता है। ठीक है? सरल शब्दों में एक एग्जांपल देके बताऊं, देखो हम कहीं पे मान लीजिए कि हम कैलाश गए हैं, बद्रीनाथ गए या फिर दार्जिलिंग गए, मनाली गए, ठीक है? तो आप लोगों ने वहां गए, वहां की वेशभूषा कैसी थी, वहां की संस्कृति कैसी थी, वहां का मतलब लोगों का बोलचाल कैसा था, ये सभी बातें आप नोटिस करके आए और अपने देश में मतलब अपनी रचनाओं के माध्यम से उस पर लिखते हो, एक बोल सकते हैं कि पूरा एक समावेश, एक लेख लिखने लगते हो, तो उसी को हम यात्रा वृत्तांत के रूप में देखते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसमें आपका देखा गया कि मेरी तिब्बत की यात्रा, मेरा लद्दाख का यात्रा, ये किन्नर देश के रूस में यात्रा, ठीक है? और आपका देखा जाता है रूस में 25 माह राहुल सांस्कृत्यान यात्रा, ठीक है? तो अलग-अलग ये मतलब लेखकों के द्वारा अपनी यात्राएँ अलग-अलग जगहों के रूप में लिखी गई है, तो कुछ उन्हीं यात्राओं का उल्लेख है यहाँ पे दिया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को एनालिसिस के रूप में पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा 10.3 आ गया। 10.3 है हमारा यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं। भाई यात्रा वृत्तांत होती क्या है, उसकी विशेषताओं के बारे में। देखो साहित्य के ढांचे का जो एक विस्तार है, यात्रा वृत्तांत को माना जाता है। साहित्य का जो ढांचा है ना, किसको माना जाता है? यात्रा वृत्तांत को माना जाता है। प्रत्येक यात्रा वृत्तांत कुछ ना कुछ साहित्य का एक रोमांचक प्रस्तुत करता है। यानी कि यात्रा वृत्तांत एक ऐसी श्रेणी है, एक ऐसा स्वरूप है जिसमें हम आत्मीयता, वैश्विकता और बोल सकते हो काल्पनिक कल्पनाशीलता और रोचक व्यवस्था को भी हम अनुभवित करते हैं। ठीक है? अब हम यात्रा वृत्तांत की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये स्थानीयता होता है, यानी कि एक स्थान के बारे में बताता है। यात्रा वृत्तांत लेखक के द्वारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उस स्थान के गौरव व्यवस्था का जिक्र करे, कि वहाँ की जो रहन-सहन, वहाँ के रस्मों, रीति-रिवाज, रहन-सहन, आचार और उसका विचार, आचार-विचार यानी खाने वाला अचार की बात नहीं कर रहा। आचार-विचार का मतलब जैसा होता है ना कि बातचीत, ठीक है? यानी कि बात करने की व्यवस्था, ठीक है? तो आचार-विचार, मनोरंजन, बोलचाल, तरीके, पहनावा, दृष्टिकोण, वहाँ के लोगों का वो भोलापन, वहाँ के लोगों का एक अपनापन, इन सभी व्यवस्थाओं का चित्रण व्यवस्था के रूप में उसकी सौंदर्यता, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता, वहाँ के लोगों की भावनात्मक स्थिति, इन सभी के बारे में जब लेखक लिखता है, उसी को यात्रा वृत्तांत के रूप में देखते हैं। तो ये स्थानीयता होता है, यानी कि किसी एक स्थान के बारे में प्रमुख जिक्र किया जाता है। इसीलिए यात्रा वृत्तांत की सबसे पहला विशेषता क्या है? ये स्थानीयता होता है, यानी कि एक स्थान का पूरा स्वरूप होता है। अब हमारा अगला है तथ्यात्मकता। तथ्यात्मकता का मतलब होता है कि भाई यात्रा वृत्तांत लेखक के द्वारा एक तथ्य व्यवस्था प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत हम यात्रा के दौरान की गई व्यवस्था, जितने भी हमने भूगोल व्यवस्था देखा, इतिहास देखा, वहाँ का लेखन देखा और वहाँ का रहन सहन, वहाँ का साहित्य व्यवस्था देखा, तो भाई हम अपने भी तथ्य उस पर जोड़ने लगते हैं। अब मान लो कि अब भारत का इतिहास है भाई, मुगल भी आए, डच भी आए, पुर्तगाल भी आया, अंग्रेजी शासन भी आया, आपका बोल सकते ब्रिटिश सरकार भी आया, आपका यूरोपीय सरकार, यूरोपीय कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां भी आई, ठीक है? अंग्रेजी हुकूमत आया, ठीक है? तो क्या है भाई, आपका क्या है कि सभी अपने 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 तथ्य प्रस्तुत करेंगे हमारे देश में आके ज्ञान अर्जित करने की, इनके देश में कैसे इन्हें मतलब गुलाम बनाया गया था। तो ये तथ्यात्मकता का मतलब होता है कि लेखक मान लो किसी स्थान की यात्रा कर रहा है, तो उस स्थान से उसने जो चीज अनुभव भी किया ना, तो उस अनुभव को ध्यान ध्यान में रखते हुए अपने भी बातों का समावेश करता है। तो यात्रा वृत्तांत का दूसरा पॉइंट क्या है, विशेषता? तथ्यात्मकता पाया जाता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है आत्मीयता,
यात्रा वृत्तांत में आत्मीयता का भाव सबसे पहले देखा जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आत्मीयता एक अपनापन होता है, यानी कि एक अपनापन, यहाँ पे सच्चाई, अनुभूति। ठीक है। यात्रा वृत्तांत तभी लिखा जाता है जब भाई लेखक है ना, वहाँ के लोगों के द्वारा एक अपनापन उसे महसूस होता है, वहाँ के लोगों के द्वारा एक बोल सकते हैं कि एक प्रेम और एक भावनात्मक स्थिति देखने को मिलती है, तभी उस स्थान की वो यात्रा करके यात्रा वृत्तांत के रूप में लेख लिखता है। क्लियर हुआ? अब हमारा है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता वैयक्तिकता का मतलब ये होता है कि लोगों की जरूरत, यहाँ पे लोगों का क्या खान पान है, वहाँ पे वेशभूषा, वहाँ पे पारिवारिक संबंध, सुख दुख, रहन सहन, आशा, एहसास, वहाँ की मतलब ज्यादती क्या है, यहाँ पे लोगों की शक्ति और प्रभावी व्यवस्था क्या है, इन सभी व्यवस्थाओं का स्वरूप हम देख सकते हैं। तो यह हमारा वैयक्तिकता का मतलब स्वरूप है कि व्यक्ति की अनुभवी व्यवस्था, व्यक्ति का रहन सहन, व्यक्ति का आत्मीयता, व्यक्ति का बोलचाल, खान पान, ठीक है, ये इसमें शामिल होता है। अब उसके बाद आपका आ जाता है अगला विशेषता, रोचकता। रोचकता का मतलब होता है कि रोचक, यानी कि बोल सकते हो कि मतलब वो आपने देखा होगा कि इंजॉयमेंट हो गया। ठीक है। तो आपने बोला, देखा होगा कि दिल्ली में बहुत से है, आपका आइसलैंड है, बोल सकते हो कि वंडर पार्क है, तो वो रोचकता होता है, उसे बोला जाता है कि एक मतलब इंजॉयमेंट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जाता है, वर्णन किया जाता है, जो लेखक पढ़ने वाले व्यक्ति को एक रोचक एक अनुभव स्थापित करता है, अपने चित्र व्यवस्था के रूप में, अपने चित्रात्मक व्यवस्था लेखन के रूप में, जिसमें प्राकृतिक दृश्य, रणनीति व्यवस्था, नर नारी व्यवस्था, ठीक है, प्राचीन व्यवस्था, सौंदर्य का स्थिति, यहाँ पे व्यवस्थाओं के रूप में अपने लेखन क्रिया के माध्यम से यात्रा वृत्तांत के रूप में इसकी प्रस्तुत विशेषताओं का जिक्र करता है। बात कर लेते हैं अब अपने अगले टॉपिक के बारे में, 10.4, यात्रा वृत्तांत और अन्य विधाएं। अन्य विधाएं यानी कि बोल सकते हो अन्य मतलब साहित्य व्यवस्था। संस्मरण और रिपोर्टाज। भाई संस्मरण होता है, ध्यान से सुनना, सिंपल सिंपल है, हम चलते हुए चलेंगे। संस्मरण होता है किसी की यादों और किसी की घटनाओं में लिखा हुआ किसी एक साहित्य व्यवस्थाओं का स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये लेख ज्यादातर किसी के याद में या फिर किसी को किसी घटना के बारे में जिक्र करते हुए लेखक अपने बातों को प्रस्तुत करता है, वो हमारा संस्मरण कहलाता है। ठीक है। रिपोर्टाज का मतलब होता है, जैसे कि आपने हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही, रिपोर्टाज का एक स्वरूप है, रिपोर्ट से ही मिलकर बना है, जिसमें महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपका देखने को मिलता है और इसकी व्यवस्थाओं का स्थिति देखने को मिलता है। संस्मरण को हम समृद्धि के अंतर्गत भी देख सकते हैं, समृद्धि एक यादें के रूप में होती है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा 10.4.2, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज। यात्रा वृत्तांत यानी कि देख ही सकते हो कि भाई किसी स्थान की यात्रा लेखक के द्वारा करते हुए अपनी अनुभवी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के पहनावे, वहाँ का खान पान, इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में लेखक अपने बातों को लिख कर प्रस्तुत करता है लोगों के सामने, तो वो हमारा यात्रा वृत्तांत कहलाता है। रिपोर्टाज यानी कि रिपोर्ट, किसी घटना का जिक्र किया हुआ एक मार्मिक तरीके का, तौर तरीके का घटना, जिसके तहत एक रिपोर्ट के रूप में लिखा गया कम शब्दों में पूरी व्याख्या, वो आपका रिपोर्टाज कहलाता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 10.5, राहुल सांस्कृतियान के यात्रा वृत्तांत। राहुल सांस्कृतियान का यात्रा वृत्तांत के रूप में देखा जाए तो ध्यान देने के योग्य बात यह है कि राहुल की यात्रा मनोरंजन के रूप में नहीं थी, लेकिन बल्कि इससे पिछले दशक के रूप में छिपा जाए तो यहाँ पे देखो घटना आता है 1926, यानी कि 1926 के बारे में बताया जा रहा है कि लद्दाख की यात्रा करते समय एक राहुल नाम का व्यक्ति है, ठीक है, पात्र है। तो मेरी लद्दाख यात्रा नाम से सन, ये कब प्रकाशित हुआ था, 1939 में, यानी कि 1940 में प्रकाशित हुआ था। यह वृत्तांत पहले कदम की व्याख्या है जो प्राकृतिक व्यवस्थाओं के रूप में यहाँ पे तिब्बत से लद्दाख की व्यवस्थाओं का स्वरूप स्थापित करते हुए यहाँ पे यात्रा के रूप में दिया गया है। राहुल के जीवन में सबसे पहली बात यह है कि जो ये यात्रा वृत्तांत है ना, राहुल का एक महत्वपूर्ण पात्र है।
ठीक है। यानी कि जो लद्दाख का जो मेरी लद्दाख यात्रा, ये राहुल का एक इतिहास के रूप में लिखा गया, बोल सकते हो यात्रा वृतांत है, जो इतिहास और भूगोल का एक सामंजस्य स्थापित कर रहा है। इतिहास और भूगोल का क्या है, क्योंकि देखो ये इतिहास के रूप में मतलब ये 1939 में, यानी कि 1939 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो भाई वो इतिहास हो गया। अब भूगोल की बात किया जाए तो भाई आपका देखा गया कि लद्दाख से लेके आपका तिब्बत के क्षेत्र से उत्तरी भारत के रूप में यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं का जिक्र किया है। तो ये आपका ज्योग्राफी हो गया, जिसे हम भूगोल के रूप में जानते हैं। तो ये इतिहास और भूगोल का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास राहुल के द्वारा अपनी यात्रा वृतांत के रूप में किया गया है। अब इस स्थिति में हम ये देखेंगे कि तिब्बत, रूस और हिमालय की यात्रा के आकर्षण व्यवस्थाओं का स्वरूप इसने अपने आंखों में संजोया। यात्रा के दौरान लेखक ने अपनी बातों को कहलाते हुए कमल के दरवाजे और खोलने का पाठ किया गया है कि जिस तरीके से हिमालय पर्वत, यानी कि तिब्बत भाई क्षेत्र का अंश है रूस का, और हिमालय का सटा हुआ क्षेत्र है भाई, जिसमें आपका बर्फीले अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो उसमें भाई कमल के क्षेत्र, कमल के दरवाजे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सफेद परतों की बात कर रहा है, सफेद परत यानी कि बर्फ की बात कर रहा है भाई। तिब्बत में बर्फ गिरते हैं ना, हिमालय पर्वत, रूस के क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जो बर्फबारी होती है। तिब्बत का महत्वपूर्ण आपका बोल सकते हो, तिब्बत में 1.25 वर्ष जो है मेरी यूरोप यात्रा रही है। ये राहुल कह रहा है कि 1.25 वर्ष, यानी कि 1.25 वर्ष पूर्व मेरा जो है तिब्बत में पूरी यात्रा रही है। तिब्बत के यात्री मेरी लद्दाख यात्रा मतलब किन्नर देश में, ठीक है, वो भी रहा है, रूस के पश्चिमी क्षेत्र में रहा है, एशिया के दुर्गम क्षेत्र पे भी रहा है, भूखंडों और चीन के क्षेत्र में भी रहा है। तो ये सारी क्या है ना, मतलब राहुल अपने यात्रा के बारे में बता रहा है। ठीक है, इस स्थिति में अब हम आगे चल के थोड़ा देख लेते हैं। तो यात्रा वृत्तांत जो है, सबसे बोला जाता है प्रकृति परक की बात की जाए, प्राकृतिक परक की बात की जाए, तो प्राकृतिक वर्णन का जो है आमतौर सबसे विशेष हिस्सा देखने को मिलता है। यात्रा वृत्तांत का मूल ढांचा प्रस्तुत करता है, जिसके तहत जो मनुष्य है अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी बोल सकते हो कि समाज संसार का सौंदर्यता देखते हुए अपने उन्हीं सभी दृश्यों को अपनी आंखों में संजो के रखना चाहता है, उनको अनुभवित रूप में स्थापित करना चाहता है। इसीलिए यात्रा वृत्तांत के रूप में सहारा लेते हुए अपनी बातों को लिखकर प्रस्तुत करते हुए अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास लेखक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 10.6 राहुल जी के यात्रा वृत्तांत का पठन। देखो ये बोल रहे हैं कि राहुल जी ये लेखक है, ठीक है। तो इनका जो आगे बोल सकते हैं यात्रा कब इन्होंने शुरू किया, तो ये करीबन लहासा से उत्तर की ओर के रहे थे प्रिय आनंद जी, अपने मतलब बोल सकते हैं कि यात्रा के रूप में बता रहे हैं कि भाई मैंने यात्रा किया लहासा से। ठीक है, मालूम हुआ कि अब देखो मैं थोड़ा पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये किस पे ऊपर है, बाकी मैं इसका ऊपर ऊपर बता दूंगा, क्योंकि देखो पूरा पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। मालूम हुआ कि इधर 10वीं या 13वीं शताब्दी के तहत कितने ही विवाह हुए। देखो ये क्या बोल रहा है, मालूम हुआ कि इधर 10वीं और 13वीं शताब्दी में कितने विवाह हुए, जिनमें रेडिड में से निश्चित थोड़ी सी आपका बोल सकते हैं कि तालपत्र, तालपत्र होता है ना, बेलपत्र होता है, तालपत्र होता है। तो पुस्तकों का स्थिति और देखने को मिलता है, पुस्तकों के आना जाना और बोल सकते हैं कि विशेष तैयारी, इन सभी व्यवस्थाओं के रूप में पुस्तकों का देख भेंट व्यवस्था। वर्तमान में बात किया जाए तो राजा रेड्डी रिपोछेने, यानी कि इनका पूरा नाम है, एक राजा के बारे में बताया जा रहा है। देखो मैं पूरी कहानी बता देता हूँ इसमें क्या है, ये पढ़ोगे भी नहीं तो पूरी आपको पता चल जाएगा। इसको स्किप करो क्योंकि ये क्या है, पूरा एक तिब्बत और लहसा का एक महत्वपूर्ण यात्रा है, तो काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो इसे स्किप कर दो, हम इसे कवर अप विशेषता के रूप में बता दे रहे हैं कि भाई क्या था। तो देखो यहाँ पे 10.7 है, तिब्बत लहसा से उत्तर की ओर की विशेष विश्लेषण, कि भाई इसमें क्या है। देखो ये जो यात्रा था ना, ये सांस्कृतिक और पुस्तक एशियाई दुर्गम और भूखंडों की स्थिति स्थापित कर रहा था। जो राहुल दुर्गम स्थान पर अलग अलग प्रदेशों को घूमना उसकी इच्छा थी। एशिया के दुर्गम भूखंड, यानी कि दुर्गम यानी कि बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि खतरनाक, दुर्गम का मतलब होता है खतरनाक, मुसीबत भरा मतलब रास्ता,
उन्हें यात्रा करना इस रास्तों में बहुत पसंद था। ठीक है, तो प्रतिपाद की बात कर ली जाए तो राहुल ने अपनी लहसा 2 महीने 11 दिन रहे लहसा गांव, लहसा क्षेत्र में। कितने दिन रहे? 2 महीने 11 दिन। ठीक है, 2 महीने 11 दिन। अब वहां पे इन्होंने अपनी अनुभवों से ज्ञात किया वहां की सांस्कृतिक, वहां का वाद्य व्यवस्था, वहाँ की रहन-सहन, ठीक है, वहाँ का चित्रकला, इन सभी व्यवस्थाओं का, वहाँ का लेखन है, इन सभी का ज्ञान करते हुए राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान इन्हीं सभी कठिनाइयों का विस्तार से वर्णन किया है कि भाई वहाँ के लोग कितने कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कितने बर्फबारी का स्थिति सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना भौगोलिक स्थितियों का, कठिनाइयों का सामना करते हुए अलग अलग लुटेरे, चोर या फिर बदमाशों का मतलब खतरा रहा, फिर भी मतलब वहाँ के लोग उनका सामना करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। इन सभी व्यवस्थाओं का जिक्र राहुल जी ने अपनी यात्रा वृत्तांत के रूप में तिब्बत की ओर मतलब तिब्बत से, लहासा से उत्तर की ओर की बात में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यात्रा के दौरान अब राहुल ने ये भी बताया मतलब कि तिब्बत वासियों ने रहन सहन में भी कोई मतलब करीब से जानने की कोशिश की है, यानी कि उनकी मतलब रहन सहन कैसा है इनसे करीब से जानने का कोशिश इन्होंने किया है, यानी कि लेखक ने किया है कि भाई वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, भली बात ही वहाँ के लोगों की पहचान क्या है, इन सभी व्यवस्थाओं का जिक्र, पुरुष और स्त्रियों का जो पेशा है वो क्या है, पुरुष और स्त्रियों का जो संबंध है किस तरीके का है, वहाँ के मतलब स्त्रियों को अधिकार है या नहीं है, इन सभी व्यवस्थाओं का वर्णन राहुल जी ने अपनी यात्रा वृत्तांत के जो तिब्बत से, लहासा से उत्तर की ओर में किया है। अपने वर्णन के मात्र केवल अपने स्वाभाविक व्यवस्थाओं का, बल्कि उन्होंने अपनी मानसिक स्थितियों का भी बखूबी जानकारी प्रस्तुत करते हुए अपनी बातों को तर्कसंगत लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब प्रतिपाद के रूप में हम ये देखते हैं कि जैसा कि आमतौर पर हम देख सकते हैं कि तिब्बत जो है आपका, तो वो क्षेत्र है जिसपे आपका घमासान युद्ध होता रहता है, तिब्बत वो क्षेत्र है जिस पर चीन भी अपना अधिकार जमाता है, तिब्बत वो क्षेत्र है जिस पर अपना बोल सकते हैं कि भारत का एक विवादास्पद स्वरूप रहा है, भौगोलिक स्थितियों में भारत का एक अंश पाया जाता है। तिब्बत की यात्रा के दौरान ये सारी व्यवस्थाओं, इतिहास, भूगोल, समाज और समाज परिचय व्यवस्थाओं का जिक्र इन राहुल जी ने अपने अपने लेखन क्रिया के रूप में, यात्रा वृत्तांत के रूप में, अपने दृष्टिकोण के रूप में, मैंने आत्मीयता, अपनी स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का मतलब होता है कि स्वयं, यानी कि स्वयं अपने इच्छा अनुसार, स्व इच्छा जिसे बोलते हैं, अपने इच्छा अनुसार उन्होंने उच्च कोटि की स्थिति अपनाते हुए अपनी लेखन क्रिया के माध्यम से यात्रा वृत्तांत का पूरा जिक्र किया था। ठीक है, तो ये आपका बोल सकते हैं पूरा प्रतिपाद था। ठीक है, चलिए ठीक है, अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। अब अगले टॉपिक पे, तो हमारा अगला टॉपिक है 10.7.2, भाषा शैली। भाषा शैली की बात कर ली जाए तो भाई यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली कैसी होती है, देखो अब इसमें यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली कैसी होती है, वो सरल होती है, सुगम होती है और साहित्यिक व्यवस्था में होती है। तो राहुल जी ने अपनी तिब्बत की लहजा से उत्तर की ओर में अपने भाषा शैली का गंभीरता, सरलता और मुग्धता और स्वाभाविकता, प्रभाव और अपने गुण व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए खड़ी बोली और खड़ी भाषाओं का स्वरूप और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। सांस्कृतिक, पाली और प्राकृतिक, भोजपुरी जैसे शब्दों का भी इसमें थोड़ा प्रयोग किया है। रूसी और सिंगली और अंग्रेजी भाषाओं का भी स्वरूप यहाँ पे प्रस्तुत किया है। संस्कृत निष्ठ और हिंदी भव्य व्यवस्था और उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा जैसे स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपने भाषाओं का स्वरूप सरलता के रूप में किया है, ताकि सभी व्यक्तियों का अनुभव और ज्ञान अर्जित हो सके। देखो इन्होंने किन किन बातों पे टॉपिक ध्यान दिया है। अब देखो इन्होंने क्या किया, सांस्कृतिक पर पाली, प्राकृतिक भोजपुरी, ठीक है, और बोल सकते हैं कि रूसी, सिंगली और अंग्रेजी। भाई रूस जो है तिब्बत का है भाई, आपका बोल सकते हो कि चीनी क्षेत्र के रूप में रहा है और रूसी क्षेत्र में रहा है, अंग्रेजी क्षेत्र में रहा है। तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान उन्हीं सब भाषाओं का भी ज्ञान मतलब अपने लेखन क्रिया में रखा है, ताकि सभी को समझ में आ सके। राहुल ने आमतौर पर
से आमतौर पर देखा जाए तो अपने वर्णनात्मक स्थितियों में विवरण करते हुए अपनी जो भाषाएं हैं वो शैलियों के रूप में इस कदर प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से यहाँ पे आत्मीयता की भावना स्थापित होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने इसी कहानी को लिखते हुए राहुल जी ने अपनी यात्रा वृत्तांत का स्वरूप है उसे समाप्त करते हैं, तुम्हारा राहुल सांस्कृतियान। ठीक है, तो ये बात लिखकर अपनी यात्रा वृत्तांत की जो समय है या फिर बोल सकते हो जो स्थिति है जो माहौल है उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है 10.8 सारांश। सारांश की बात कर ली जाए तो एशिया के दुर्गम यानी कि दुर्गम क्षेत्र हो, दुर्गम हो या फिर दुर्गम क्षेत्र हो, 1933 से लेकर 1937 तक ऐसा माहौल रहा जिसमें अलग अलग यात्रियों ने अलग अलग स्थान की चारों तरफ यात्रा करते हुए अपनी प्रस्तुत व्यवस्थाओं का स्वरूप स्थापित किया, जिसमें आपका लद्दाख हो गया, दूसरी तरफ तिब्बत हो गया, तीसरी तरफ ईरान हो गया, चौथी तरफ अफगानिस्तान हो गया। ऐसे ऐसे क्षेत्रों का मतलब ज्यादातर लेखकों ने यात्रा किया जिसके माध्यम से देखा गया कि उस समय जो था ना इन क्षेत्रों में विवाद चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे। भाई अफगानिस्तान आज भी बोल सकते हो, भाई ईरान आज भी है, तिब्बत है, लद्दाख है, इन क्षेत्रों में अब क्या है भाई आज भी विवाद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो इस स्थितियों में अलग अलग लेखकों ने जिस तरीके से राहुल जी ने अपनी कठिनाइयों का भी गुजरता हुआ स्वरूप तिब्बत के लासा क्षेत्र से लेकर उत्तर की ओर बढ़े। ठीक है, ऐतिहासिक घटना, धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक पुस्तकें, ठीक है, धर्म, सांस्कृतिक, भूगोल, इतिहास, समाज इत्यादि। ठीक है, तो तिब्बत के समाज के बारे में, तिब्बत के इतिहास, भूगोल के बारे में सभी व्यवस्थाओं का जिक्र इस पूरे पाठ्यक्रम में के द्वारा किया गया है। तो ये आपका सारांश था जो कि अब कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स कवर किए उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट वीडियो को विजिट करके उन चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं। ओके एवरीवन। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।